नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें 23 तारीख को जो बजट पेश होना है उस पर हर दल से राय मांगी गई। ख़ासतौर पर जो विपक्षी दल हैं वो क्या राय देंगे, उनकी कितनी मानी जाएगी, ये तो कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन यहाँ चर्चा करना ज़रूरी है कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कुछ दिन पहले ही अपनी सूची दे गए थे जिसमें 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की डिमांड उन्होंने की है कि मेरे प्रदेश के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए। इसमें रिफाइनरी भी है, इसमें और दूसरे और भी कई चीज़ें हैं। वहीं जो नीतीश कुमार हैं, बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने लगभग 30,000 करोड़ के अपने प्रस्ताव दिए हैं कि हमको इन कामों के लिए तत्काल पैसा चाहिए। अब बजट 23 तारीख को पेश होगा, उस बजट में किसको क्या मिलेगा, इस बात को लेकर के धड़कनें तेज हो गई हैं। क्या नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू की बात को मानेंगे या पूरा करेंगे, जिसमें उन्होंने 1 लाख करोड़ की बात कही है। यह भले ही अभी आपको कोई जवाब नहीं मिलने वाला है, हमको भी कोई जवाब नहीं देने वाला है कि कितना किसको क्या मिलेगा, लेकिन बजट में ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि आंध्र प्रदेश को बजट में कितना पैसा दिया जाना है। इसी तरह से आपके बिहार का भी मसला तय हो जाएगा। बिहार में अभी डिमांड ज़रूर है, पूरी किस्त कैसे किस्त में दिया जाएगा कि पूरा का पूरा पहले ही 30,000 करोड़ दे दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें बजट में सामने आएंगी। इसको लेकर के अमित शाह की और मोदी की भी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि यदि इन दोनों राज्यों को इस जो मांगी गई रकम है उसमें कमी की गई और कुछ कटौती करके दी गई तो हो सकता है कि ये दोनों दल नाराज़ हो जाएं और सरकार को लेने के देने पड़ जाएं। ये बात अब मैं समझता हूँ 2-3 दिन में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इस बात को लेकर के मोदी साहब पहले से चिंतित हैं। वहीं जो उत्तर प्रदेश में जो मसला चल रहा था, पार्टी के अंदरूनी जो झगड़े थे, उन झगड़ों को लेकर के योगी ने जो लाइन खींच दी है, बहुत बड़ी मोटी लाइन खींची है, पतली नहीं, बहुत मोटी लाइन खींच दी है। मोदी के इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, अंधभक्त सब एक हो गए हैं कि मोदी ने ये बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। लेकिन क्या यह अच्छा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर भी लागू हो रहा है? शायद वो तो चाहते थे कि हम योगी की कुर्सी छीन करके किसी और को दे दें, लेकिन योगी ने उससे पहले ही ऐसा धूम धड़ाका कर दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसके हाथ से भी कमान निकल चुकी है। वहाँ अब कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि नरेंद्र मोदी में अब इतनी ताकत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ से ये कह सकें कि ये जो आपने नेम प्लेट का मसला इसमें जो लागू किया है, ये इसको वापस ले लीजिए। अब मसला नरेंद्र मोदी भले ही कह दें योगी से और योगी कुछ भी करें, अब उससे ही कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के देशव्यापी यानी सारे राज्य से ये डिमांड उठने लगी है कि ये नेम प्लेट का मसला पूरे देश में लागू किया जाए। और उत्तराखंड में तो पहले से ही धामी ने शुरुआत कर दी है कल से ही कि भाई हम भी ये सब काम करेंगे, वहाँ से चेकिंग वैकिंग भी शुरू करा दी है। दूसरे राज्य जहाँ जहाँ हैं उनमें सब में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े प्रफुल्लित होकर के कह रहे हैं कि नेम प्लेट का मसला ये पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ ये मसला करीब 34-35 साल पहले का भी है। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक कोने में छुप गई है जाकर के, कोने से मेरा मतलब ये है कि जनता ने उसे बिल्कुल सकोड़ दिया है, 303 से लाकर के 240 पर खड़ा कर दिया है, इसलिए उसके कार्यकर्ताओं में शिथिलता आ गई। अब वो दूसरे चीज़ों को वाइब्रेट कर रहे हैं कि
प्रशासन ने हमको नहीं जीतने दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। इसी तरह से ये सारा जो घाव हुआ है, या वो योगी आदित्यनाथ की वजह से घाव हुआ है, या कार्यकर्ताओं की वजह से, या आरएसएस की वजह से, इस घाव को भरने के लिए इस तरह का फैसला मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी को दिखाने के लिए योगी ने शुरुआत की है। इस तरह का ही एक मसला आपको मालूम है 1989 में जब जनता दल की गवर्नमेंट थी, इस बात का मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी शिथिल पड़ गई थी और जो बीपी सिंह थे, जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने मंडल कमीशन लागू करके पूरे देश की वाहवाही लूटी थी। तब बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि हम एक बगल हो गए हैं और हमारी अब इस सरकार में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस समय मैं समझता हूँ कि जो अडवाणी ने अपनी रथ यात्रा शुरू की थी गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश तक, अयोध्या तक, वो मसला उठाया था। और इसी तरह का एक ये जो गेम योगी आदित्यनाथ ने खेला है, उससे कई तीरों के निशाने अब लगेंगे, जिसमें पहला निशाना तो नरेंद्र मोदी और दूसरा निशाना अमित शाह और तीसरा निशाना वो मौर्य जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो, और चौथा निशाना वो है जो शिथिल पड़ी हुई थी बीजेपी, उसमें एकदम से उसके खून में संचार पैदा हो गया है। हर कार्यकर्ता के दिमाग दिल में अब योगी का ये जो नेम प्लेट का मामला है ये घर कर गया है और उनको ये लग रहा है कि समूचा हिंदू जगत, हिंदू समाज अब उसके साथ आ जाएगा और उसे वोट देगा। खैर इस बात पर तो कोई ज्योतिषी भी नहीं कुछ कह सकता कि भविष्य कहाँ जाएगा और क्या होगा। ज्योतिषियों को तो ये भी नहीं मालूम था कि योगी ऐसी चाल चलेंगे जिसमें सभी के सभी चारों खाने चित्त हो जाएंगे। अब देखिए, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं और मंत्री भी हैं वो जयंत चौधरी, मैं समझता हूँ एक 30-35 सेकंड का उनका वीडियो, और उसमें उन्होंने बड़े गोलमोल तरीके से जवाब दिया। मुजफ्फरनगर आए हुए थे वो, और उसमें उन्होंने सिर्फ ऐसा कहा कि नहीं ये समर्थन वापस लिया जा सकता है और सरकार ने अपना लागू कर दिया है बिना सोचे समझे। जब बिना सोचे समझे कोई फैसला लागू हो जाता है तो सरकार उस पर अडिग हो जाती है। उन्होंने इस बात को ऐसे लिया कि कोई जोर ज़बरदस्ती से ये फैसला लागू नहीं हो रहा है। जयंत चौधरी जी, कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे? आपकी जो आज की जो कोई सभा थी उसमें से लौट रहे एक बस में, जब इस समय जो यूट्यूबर्स हमारे जो अजीत अंजुम हैं, उन्होंने घुस कर के उस बस में पूरी बात लोगों से समझी और कहा, उसमें सारे के सारे मुसलमान थे और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता थे। वहाँ पर उन्होंने कहा कि 1, 2, 3, 4 लड़कों को छोड़ करके, वो चूँकि हो सकता है वो बुरा नहीं बनना चाह रहे हों और इस मुद्दे पर अभी कोई चर्चा नहीं करना चाह रहे हों, लेकिन अधिकांश जो बुजुर्ग मुसलमान थे और अधेड़ मुसलमान थे जो कार्यकर्ता थे पार्टी के, चौधरी चरण सिंह के ज़माने से, वो कह रहे थे कि ये तो गोलमोल जवाब है, ऐसे नहीं होना चाहिए, इस मामले में उनको मैदान में आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का क्या मतलब है। जयंत चौधरी अपनी कुर्सी नहीं खोना चाहते, हो सकता है उनको भी ये डर लग रहा होगा भीतर भीतर कि मैं कोई बयान दूंगा तो हिंदू नाराज़ हो जाएंगे। हिंदुओं से उनके पास अब कोई वैसा हिंदू तो रहा नहीं, सवर्ण और नीचे दलित वाला, अब तो एक ही हिंदू रह गया है जो जाट समुदाय है, और जाट समुदाय को उनका ये बयान बुरा लग सकता है क्योंकि जाट समुदाय आमतौर पर इस समय मुसलमानों का विरोधी है। मुजफ्फरनगर दंगा जो 2013 में हुआ था, वो इसका एक बहुत बड़ा ताज़ा सबूत मैं दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ भी कुछ नहीं था, एक खाने पीने की चीज़ पर कोई बवाल हुआ था और जिस व्यक्ति ने वो खाया था उसने ऐसा शोर मचाया कि शोर मचते मचते फिर वो सारी चीज़ें दंगे में बदल गई, और यहाँ तक कि बाद में लोगों ने अपने
मकानों पर तख्तियाँ लगा ली कि हम ये मकान बिकाऊ है, ये है वो, इस तरह के जो मुस्लिम इलाकों में रहते हैं। लेकिन जो बस में अजीत अंजुम ने जो सवाल पूछे आज, वो बहुत ही मार्केबल थे। और वहाँ लोगों ने कहा, जो मुसलमान वरिष्ठ कार्यकर्ता थे राष्ट्रीय लोकदल के, उन्होंने कहा कि हम एक ही गांव के रहने वाले तमाम हिंदू हैं, हिंदू हैं हमारे साथ में, हमारे गांव में बहुत सारे हिंदू हैं और मुसलमान भी हैं, कभी भी हम आपस में कभी नहीं लड़े। कोई खतौली या कोई इस तरह का कोई कस्बा था, वो बोल रहे थे सिवाल खास है क्या है, तो उसमें उन्होंने कहा कि वो हमारी चीज़ें हमारे यहाँ से ख़रीदते हैं, हम उनके यहाँ से ख़रीद के लाते हैं। ये इस तरह का जो रोज़ाना का जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं वो होती हैं। और इस तरह का जो ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही, मतलब जो बस में मुसलमान राष्ट्रीय लोकदल के बैठे हुए थे कार्यकर्ता, उन्होंने खुलेआम कह दिया कि भाजपा ये गलत काम कर रही है। और उन्होंने जयंत चौधरी के इस बयान को भी नकार दिया कि नहीं, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो रही है। मुसलमानों ने कहा कि ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जयंत चौधरी को चूँकि बचना है, वो इस समय सरकार को समर्थन कर रहे हैं, मंत्री भी हैं, उनके बीजेपी के सहयोग से उनके 2 MP भी जीत करके आए हैं। अब पता नहीं आगे उनकी क्या रणनीति है, कैसे होगा, वो एक अलग बात है। खैर, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, इस समय 3 लोग केंद्र में हैं भारतीय जनता पार्टी के। योगी ने जो फैसला लिया है उसमें क्या राष्ट्रीय लोकदल से पूछा था, उसने चिराग पासवान से पूछा था, जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार से पूछा था, या चंद्रबाबू नायडू से ये सलाह ली गई थी कि हम नेम प्लेट का मसला उठा रहे हैं और हम ये जारी करने वाले हैं? लेकिन नहीं। अब सवाल उठता है कि सत्ता की जो चाशनी होती है, उसे चाटने के चक्कर में कभी कभी जो पशु चाटता है वो पिटता भी रहता है, वो कुछ भी गाली भी खा लेता है, कुछ भी कहता है, मतलब, लेकिन वो चाशनी को चाटे बगैर नहीं रहता। यही हाल इस समय इन 3-4 दलों का है कि वो चाशनी चाट रहे हैं और उनसे आप कुछ भी कहते रहिए, कोई भी पत्रकार कुछ भी बोलता रहे, कोई भी एनालिसिस करता रहे, उनकी खाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका इस समय चाशनी चाटने का समय है। और वो चाशनी इस तरह से चाट रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम शायद अब सत्ता में नहीं आएंगे, लेकिन वो अब तक इस सत्ता के जो सांगरे बने हुए हैं वो ऐसे ही नहीं बन गए। उन्हें मुसलमानों ने वोट दिया है, इस बात को उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। चूँकि आज मैंने देखा पूरी की पूरी बस जो सिवाल खास लौट रही थी शायद, और उसमें सारे के सारे मुसलमान थे और सारे के सारे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता थे। कई लोग टोपी लगाए हुए थे राष्ट्रीय लोकदल की। तो इसका मतलब क्या है कि जयंत चौधरी ये कह सकते हैं कि मैं केवल हिंदुओं के वोट पे जीता हूँ, मेरी पार्टी हिंदुओं के वोट पे जीती है। उसमें तो मुसलमान भी है। आज की जो आपकी सभा थी उसमें, मतलब एक बस की बात कर रहा हूँ, उसमें 70-80 आदमी बैठे हुए हैं। वो कौन है? वो मुसलमान है और वो आपकी पार्टी के मेंबर है। तो कुल मिलाकर के आपको कभी न कभी और कहीं ना कहीं होकर के फैसला तो लेना पड़ेगा, चाहे आप इस पार रहें या उस पार रहें। हाँ, बीजेपी ने फैसला ज़रूर ले लिया है और सबके कान खड़े कर दिए हैं। यहाँ तक कि जो लोग योगी को हटाने की हिम्मत दिखाने के लिए बाहर आ रहे थे, वो लोग भी इसमें अब एकदम से सन्न रह गए योगी के फैसले के बाद से। अब इस मुद्दे को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला मुद्दा है कि योगी के इस कदम ने भारतीय जनता पार्टी को एक कर दिया है, ये सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि सारे दल एक तरफ और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ हो गई है। क्या एनडीए में जितने दल हैं वो क्या इस चीज़ को लंबे समय तक झेल पाएंगे कि योगी जैसा, जो योगी ने जो काम किया है वो पूरे देश में लागू हो? तीसरा सवाल है आर्थिक, वो है नीतीश कुमार को क्या 30,000 करोड़ रुपया मिलेगा बजट में, या नायडू साहब को 1 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा? यदि नहीं दिया जाता है तो बहाने उनके सामने भी बहुत हैं। बहाना यही है इस समय, मैं समझता हूँ, नेम प्लेट का। यदि पैसा नहीं मिला तो पैसे की बात को पीछे रख करके ये कह सकते हैं कि आप ये वापस करिए। ये अब हालांकि
मैं कोई शायद कोई फ्लैश देख रहा था किसी में कि वो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है नेम प्लेट वाला। अभी ज़्यादा जानकारी मेरे पास नहीं आई है, मैं यदि आती है तो मैं इसको भी आपके साथ साझा करूँगा। ये 3 सवाल तो हमने आपके लिए छोड़े हैं कि आप बताएंगे क्या होगा। हाँ, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं कि जो 2 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और बंगाल जहाँ से 48 के आसपास सीटें आती हैं और उत्तर प्रदेश जहाँ से 80 लोकसभा सीटें आती हैं, इन दोनों के जो छत्रप हैं आज धर्मतल्ला में, कहाँ पे धर्मतल्ला आपको जानकारी होगी, कलकत्ता में, वहाँ पर एक शहीद दिवस का आयोजन किया गया है और वहाँ पर खुलेआम अखिलेश यादव ने और ममता बनर्जी ने कह दिया है कि ये सरकार कुछ दिन की मेहमान है। तो कोई ना कोई तो बात है, वो लोग भी सत्ता में हैं, अखिलेश सत्ता में रह चुके हैं, ममता सत्ता में हैं, वो सारी चीज़ें समझते हैं। पर्दे के पीछे उनके पास भी शायद कहानियाँ पहुंच रही होंगी कि क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ये मैं आपको बताऊंगा कि इस समय जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने क्या कहा है धर्मतल्ला में, वो मैं आपको थोड़ा सा एक क्लिप सुनवाता हूँ। तो आप पहले ममता को सुनिए, उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ आगे। रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं, मोहब्बत तृणमूल से होता है और किसी से नहीं। खुद ही को कौन बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी राजा क्या है। आमी भय करबो ना, भय करबो ना, दुबेला मरार आगे मरबो ना भाई, मरबो ना। दড়ি খানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে, তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাটি করব না। আর সাম্প্রদায়িকতার কাছে, দুর্নীতির কাছে माथा নত করব না। दरअसल आपने देखा बीजेपी की घबराहट दीदी के इस बयान से भी है। ममता दीदी ने ऐलान कर दिया है और यहाँ तक कह दिया है कि बांग्लादेश का जो इस समय जो संग्राम मचा हुआ है, वहाँ से कोई मदद की बात आती है तो वो ज़रूर देंगी। ये ममता दीदी ने आज धर्मतल्ला में कहा है। अब सवाल एक तो ये कोलकाता बंगाल की बात हो गई, दूसरी बात मैं आपको बता दूं अखिलेश यादव से भारतीय जनता पार्टी डर गई है। वो डरी कैसे है कि 5 सीटों वाली समाजवादी पार्टी एकदम से 32 सीटें ज़्यादा कैसे ले गई और 37 पर पहुंच गई। तो अब अखिलेश यादव ने भी वहां पर अपना भाषण दिया है और उन्होंने भी कह दिया ये सरकार थोड़े दिन की मेहमान है। ये जो घबराहट है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, जो देश की 3रे नंबर की पार्टी हो गई है, उसको लेकर के बड़ी घबराहट है। इसलिए इन सब चीज़ों से निपटने के लिए तो मैंने जो आपको बताया था कि योगी के एक तीर से कई निशाने हैं। पहला, अपने खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा था उसको ध्वस्त करना। दूसरा, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी तरफ खींचना। अब उनके जाने चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार समर्थन वापस लेते हैं तो कल लें तो अभी ले लें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इस समय चीफ मिनिस्टर हैं और उन्होंने एक इतना बड़ा एक मुद्दा दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को और उसके कार्यकर्ताओं को कि वो उसमें पूरी तरह से डूब गए हैं। भले ही उन्हें वोट मिले ना मिले, लेकिन इस समय जो योगी के इस कदम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में संचार हुआ है वो एक अजीबोगरीब है। गाड़ियों पर झंडे फिर निकल पड़े हैं, लोग बातें करने लगे हैं और इस बात पर बड़ी चर्चा है। उनको लगता है कि इस मुद्दे पर हिंदू सब एक हो जाएगा। अब मैं फिर कहता हूँ, हिंदू एक होगा नहीं होगा वो तो एक अलग बात है, लेकिन बीजेपी के दिमाग में ये बात घर कर गई है। योगी आदित्यनाथ जैसा कोई नेता नहीं है, उसने एक ऐसा मुद्दा दिया है पार्टी को जिसकी कोई काट नहीं है। इसमें एक थोड़ा सा आंकड़ा मैं और पेश कर देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में 29 सीटें कम हुई हैं और उसका 8.5% वोट कम हुआ है, और समाजवादी पार्टी को जो 33 सीटें ज़्यादा मिली हैं उसमें उसे 15.5 या 16% की वोट का इजाफा हुआ है। तो आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी घबराएगी नहीं तो क्या होगी। उसे कभी 50% वोट मिलता था, उसे अब मैं समझता हूँ
41% के आसपास पर आ गई है। तो ये सारी चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी पहले से सदमे में थी और योगी के इस कदम से वो सदमे में से बाहर निकलती दिखाई दे रही है। इस मुद्दे पर मैं आपको बता दूं, जयंत चौधरी ने कुछ बयान दिया है, वो भी मैं आपको सुनवा देता हूं। Doesn't appear to be well thought out and well reasoned decision, and any decision should not cause harm to the sense of well-being of the community and the harmony in the community. कावड़ लेने वाले और उनके सेवादार सब एक ही हैं और शुरू से यहाँ की परंपरा रही। किसी ने ये नहीं देखा, किसी ने बैर नहीं किया कि हमारी सेवा कौन कर रहा है। लेकिन सर विपक्ष तो ये पहचान करके चिन्हित करने की जो बात है वो मेरी समझ में नहीं सर विपक्ष अगर सवाल सिर्फ जयंत चौधरी की जयंत चौधरी ने देखिए एएनआई से कहा है, आपने सुन लिया, लेकिन पूरा खुलकर विरोध नहीं किया है, गोलमोल जवाब दिया है उन्होंने। यही कमी है, जो राजनीति करने का जो मादा है, मैं समझता हूँ जो मादा चौधरी चरण सिंह में था वो मादा यहाँ नहीं है। अजीत सिंह भी ऐसे ही थे, अजीत सिंह भी जगह जगह कभी पार्टी यहाँ बदल ली, कभी वहाँ बदल ली, इस तरह का काम किया करते थे। वही लक्षण मैं समझता हूँ ये चौधरी के अंदर भी साफ दिखाई दे रहे हैं। चौधरी चरण सिंह के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे। चौधरी चरण सिंह ने जो कह दिया वो कह दिया। उनके जो उस समय का दौर था 1977 का, उन्होंने जिसको टिकट नहीं दिया और उन्होंने निर्दलीय को लड़वाया और निर्दलीय चुनाव जीत करके आया। कई एक ऐसे उदाहरण हैं बिहार में। खुलेआम उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को कहा कि कर्पूरी ठाकुर को जिताना है, ये कर्पूरी ठाकुर नहीं, ये कर्पूरी यादव है। इस तरह की एक भाषण भी आपने सुना होगा कभी। यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश में आगरा की एक फतेहाबाद विधानसभा सीट थी, उस पर एक कोई बेड़िया करके थे, उनको टिकट नहीं मिल पाया था समाजवादी पार्टी, उसका जनता पार्टी का, हल्दर का, तो फिर वो उनको निर्दलीय कह दिया और वो घोड़े पर सवार होकर के, घोड़ा चुनाव चिन्ह था उनका, उस पर आकर के वो चुनाव लड़े और चुनाव जीत के विधायक बन के पहुँचे इसमें उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। तो उसमें एक अपील थी चौधरी चरण सिंह की कि ये प्रत्याशी हमारा है, इसको आपको जिताना है। ये सब चीज़ें होती थी उस ज़माने में। जयंत के अंदर वो चीज़ कहीं से भी, मैं समझता हूँ 100 में से 99%, एक मतलब कहना चाहिए 1% भी दिखाई नहीं देता कहीं भी। अब मैं जेडीयू के जो संजय झा हैं, आज सर्वदलीय बैठक में दिल्ली आए और उन्होंने अपनी बात कही, वो भी मैं आपको सुनवा देता हूँ, सुन लीजिए। मिलकर वह वहाँ पर सरकार भी चला रही है और बिहार की जीडीपी के भीतर अगर जो उसकी लाइबिलिटीज को देखें, जो आउटस्टैंडिंग उसके ऊपर है, वह 19-20 में यानी 4 बरस पहले वो 32% क्या आज दिल्ली पहुंचकर संजय झा क्या कह रहे थे सर्वदलीय बैठक से निकलने के बाद? हम लोगों ने खास करके विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार को, ये डिमांड हमारी पार्टी की शुरू से रही है और हमारे मुख्यमंत्री इसको लेकर के नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से लेकर रामलीला मैदान तक बड़ा रैली की है पहले। ये हम लोग का डिमांड है, लेकिन अगर टेक्निकली सरकार को लगता है कि इसको देने में कोई समस्या है तो बिहार को विशेष पैकेज मिले, ये हम लोगों ने डिमांड रखा है। सवाल तो ये है, आपने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को सुना, वो कह रहे हैं कि मतलब वो भी गोलमोल बात कर रहे हैं कि हमको ये सब चीज़ें चाहिए, लिस्ट थमा दी है, उसमें बाहर है, एयरपोर्ट हैं, 4 मेट्रो स्टेशन, रेलवे लाइनें चाहिए, 4 मेट्रो सिटी जो चलती है, और एक शायद बिजली घर चाहिए बहुत बड़ा, और भी कुछ तमाम चीज़ें हैं, रोड रिपेयरिंग 20,000 करोड़, 20,000 किलोमीटर लंबी, तो वो सारी चीज़ों का ये कुल मिलाकर के 30,000 करोड़ के आसपास बैठता है। लेकिन वो गोलमोल है, उनका सिर्फ ये कहना है कि सरकार दे सकती है, नहीं दे सकती तो फिर विशेष राज्य का दर्जा दे, इस तरह की उन्होंने एक लीपापोती टाइप बयान दे दिया। अब मैं आपको योगी आदित्यनाथ जो अडिग हैं अपनी बातों पर, उस पर भी बात करूंगा और उनका एक छोटा सा एक क्लिप आपको सुनवाता हूँ। हमारा कोई भी कर्म हो जो समाज के लिए अनुकूल होगा, राष्ट्र के लिए अनुकूल होगा, धर्म के लिए अनुकूल होगा, वह आपके लिए भी अनुकूल अवश्य हो जाएगा। तो आपने योगी को स्पष्ट रूप से सुन लिया।
ये मसला अब उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर मध्य प्रदेश भी पहुंच चुका है। उज्जैन में भी प्रशासन ने पूरी कहानी शुरू कर दी है और वहाँ कह दिया है कि हर व्यक्ति को अब अपने कारोबार के सामने नेम प्लेट लगानी होगी। ये एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बेचैनी थी वो अब शांत होती जा रही है और उसका सोचना ये है कि अब भले ही हमारे जो केंद्र की सरकार चलवा रहे हैं जो लोग, वो भले ही दूर हो जाएं, हम अकेले सब के लिए ऊपर भारी पड़ जाएंगे। तो ये शायद एक रवैया इस जो कहानी है उससे निकल करके सामने आ रहा है। आप लोगों ने मिलकर के यहाँ मुकाबला किया, बीजेपी को हटा दिया, पीछे छोड़ दिया, यूपी भी आपके साथ रह करके पीछे छोड़ दिया। ये जो सत्ता में कुछ दिन के लिए आए हैं, ये कुछ दिन के में मैंने लोकसभा में भी कहा और आज भी कहता हूं, जो दिल्ली में सरकार में बैठे लोग हैं वो सरकार चलने वाली नहीं है, वो सरकार गिरने वाली है। और हम और आप लोग देखेंगे एक दिन कि यही सरकार गिरेगी और हमारे आपके लिए खुशियों के दिन भी आएंगे। दरअसल आपने अखिलेश यादव को सुना, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उनको ये अंदाज़ा है कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है। देखिए, देश में छत्रपों की राजनीति 1977 के बाद शुरू हुई है। 77 में जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी में जब फूट पड़ी तब ये छत्रपों का एक इतिहास सामने आया। और उसके बाद फिर एका हुआ। इंदिरा गांधी 1980 में फिर प्राइम मिनिस्टर बनी और उसके बाद राहुल के पिताजी राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। 10 साल का जो एक कार्यकाल था उसमें एक बफोर्स का मुद्दा आया और फिर जनता दल बना। तो जनता पार्टी से टूट करके कई दल बने, एक बार वो छत्रप के रूप में स्थापित हुए। फिर जनता दल बना। जनता दल जब खंडित हुआ तो मैं समझता हूँ 7, 8, 10 जनता दल बने। उनमें जगह जगह हर प्रदेश में अपने अपने हिसाब से लोगों ने नाम रखे। ये स्थिति को अखिलेश यादव ने भांप लिया है कि छत्रपों का राज इस देश से कभी खत्म नहीं हो सकता। हम उदाहरण के तौर पर आपसे कह सकते हैं कि इस समय भी 4 बड़े छत्रप हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, स्टालिन साहब तमिलनाडु और आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू। ये सारे इन छत्रपों को मिला लें हम थोड़ी देर के लिए तो ये 100-125 सीटें हो जाती हैं। और उसके बाद मैं समझता हूँ कांग्रेस साथ आ जाए तो जो आज छोटे छोटे छत्रप हैं जैसे बिहार नीतीश कुमार और आंध्रा, ये तरस रहे हैं अपने राज्यों के लिए वित्तीय सहायता के लिए। यदि ये जो अखिलेश ने कहा है उस हिसाब से इसका आकलन करें तो ये जो बड़े बड़े छत्रप हैं 4-5, ये सब इकट्ठे हो जाए और कांग्रेस के साथ हों तो मैं समझता हूँ कि इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी। कांग्रेस भी कहेगी खूब मज़े करो और विकास करो दुनिया में, अपने राज्य में हम देने को तैयार हैं। और कांग्रेस का तो खुला एजेंडा है, सीधा राहुल गांधी का एक ही एजेंडा है कि जिन लोगों के कर्जे माफ़ किए गए हैं उस कर्जे की वसूली होगी और जिन लोगों ने माफ़ किए हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। तो जो जितना पैसा है वो सारा खजाने में आएगा और खजाने से मैं समझता हूँ राज्यों के विकास के लिए जाता है। तो इसमें कौन बड़ी बात है। महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा और मैं समझता हूँ जो बेरोजगारी है उस पर सबसे ज़्यादा काबू पाया जाएगा। केंद्र सरकार इस मुद्दे पर सरकार जब दोबारा बनती है मोदी को हटा करके तो वो एक सफल सरकार भी कही जा सकती है। तो खैर, आपने ये मेरा वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मुझे शेयर भी करें, इस वीडियो को लाइक करें और आगे मैं आपसे फिर मुखातिब होता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।